देखो पिछले टर्न पे जो हम लोग पढ़ लिए थे उसका हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे कि भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल रो L बाई ए होता है। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे ये रो का नाम हम दिए थे, रो का नाम क्या था बताओ, रो था रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा L क्या था, L था लेंथ, LENGTH लेंथ। A क्या था, A था एरिया, ठीक है। तो रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A जो है वो एरिया को सिग्निफाइड कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग कि अच्छा अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या बताए थे हम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था यूनिट इसका बताओ, इसका यूनिट था ओम, ये ऐसे OHM टाइप्स, ठीक है। अच्छा तो ये यूनिट हो गया हम लोग का ओम भाई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर और अगर हम लोग आगे जाके ध्यान दें, देखना सुनना ध्यान से तो अच्छे से, कि रेजिस्टिविटी पे फोकस करो एक बार। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L होगा। चलो यूनिट ध्यान देते हैं, अगर हम इसका यूनिट लिखने की कोशिश करें यूनिट, तो देखो रेजिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगा ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या आ रहा है बताओ ओम, मीटर आ गया कि नहीं, ठीक है। आज हम लोग ना इसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पर, रो पर किसका कैसा ग्राफ होता है, रेजिस्टेंस कब कब चेंज होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये पूरे इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी पर, कि भाई रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखना देखो रेजिस्टिविटी जो होता है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, तो ये और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टिविटी हुआ वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड किया और टेम्परेचर पर डिपेंड किया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा अब तुम ध्यान दो, तो ये बताओ तब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला एक किस पे डिपेंड किया बताओ, रो पर तो डिपेंड कर ही रहा है भाई, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है ये L पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है A एरिया पर, ठीक है। अच्छा ध्यान देते हैं हम लोग एक बार, रुक जाओ। देखो सुनना ध्यान से भाई, ये हम लोग का हो गया क्लियर कि भाई रो रेजिस्टिविटी L पर और एरिया पर डिपेंड किया। मतलब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कुल मिला जुलाकर किस पे डिपेंड करेगा, उस पर तो डिपेंड करेगा ही जिस पर रो डिपेंड करता था। क्यों, क्योंकि R खुद रो पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तो कौन चेंज होगा बताओ, मटेरियल चेंज करें तो रो चेंज हो जाएगा, रो चेंज होगा तो R तो चेंज होना ही होना है। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज होगा, रेजिस्टिविटी, तो अगेन क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड किया, नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, फिर किस पर डिपेंड किया, और डिपेंड करेगा लेंथ पर, और फिर डिपेंड करेगा किस पर बताओ, एरिया पर। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से समझते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर और एरिया पर। क्लियर हो रही कहानी, बोले सर ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुमसे बोले कि हमारे पास एक रॉड है, सिलेंड्रिकल टाइप की रॉड हम लोग मान लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। और एक और रॉड ले लेते हैं इस तरह से कुछ, देखना सुनना, एक क्या है, ये जो है वो लॉन्ग रॉड है, लंबी, ठीक है, लॉन्ग, और ये शॉर्ट रॉड है, शॉर्ट। इन दोनों का तुमको साफ साफ दिखना चाहिए कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। एरिया हम बताया था तुमसे ना, जैसे मान लो अगर यही है, अगर हम ऐसे करंट को फ्लो कराएं तो ये किसका काम करता है, लेंथ का, और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, ये किसका काम करेगा, एरिया का। तो तुम देखो इसका और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो एरिया सेम, और क्या सेम है, ये दोनों का मटेरियल सेम है। मतलब अगर एक है आयरन का तो दूसरा भी आयरन का ही है, एक है कॉपर का तो दूसरा कॉपर का ही है, ठीक है। तो एरिया भी सेम, मटेरियल भी सेम। अब दिमाग लगाते हैं, देखो तुमको क्या समझ रखना है, हम लोग के सिलेबस में ना टेम्परेचर की बात बहुत कम करेंगे। मतलब जनरली हम लोग के सिलेबस में क्या होगा कि टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, तो टेम्परेचर फिक्स
यहाँ पे जब तक बात नहीं कर रहे होंगे टेम्परेचर की तो ख्याल रखना कि टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स, एरिया फिक्स, मटेरियल फिक्स। तो तुम सोचो रो फिक्स हो गया कि नहीं, क्योंकि मटेरियल भी फिक्स कर दिया, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो रो फिक्स। तो ये रो वाला जो ये रो है, देखो फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं एक बार, R इक्वल रो L बाई ए। तो ये तो फिक्स क्योंकि मटेरियल और टेम्परेचर फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है तो ये भी फिक्स। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। अब रेजिस्टेंस हो गया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये सोचो अगर हम इसका लेंथ मान लेते हैं लेट से L1, इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं लेट से L2, ये हो गया L1 और ये हो गया हम लोग का कौन L2। तो साफ साफ दिख रहा है कि L1 ज्यादा है जबकि L2 क्या है, कम, मतलब L1 ग्रेटर है, L2 लेस है। तो भाई अगर लेंथ ज्यादा होगा तो देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सिमिलर रिजल्ट भी आ जाएगा किसका, रेजिस्टेंस का, कि R1 ज्यादा हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से इसको नोट कर लो अच्छे से। अब सुनना, फिर इसको नोट करते चलो ये सब कुछ भाई। अब मान लो कि सिमिलर तरीके से एक और कंडीशन लिया गया कि हम लोगों के पास दो रॉड है ऐसे, ठीक है, सुनना, दो रॉड कुछ इस तरह से है, एक ये और एक ये। तो सहनाई बन गया नहीं, फिर से ध्यान देते हैं एक बार। अच्छा मान लेते लगभग कुछ ऐसा है, मान लो कि ये ठीक ठाक सब बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा तो गड़बड़ बन ही रहा है, ये ऐसे हो गया। अच्छा अब देखो इन दोनों का लेंथ सेम ले लिया गया है, L इसका भी लेंथ है और इसका भी लेंथ L है। इन दोनों का अब क्या है, बोले अब मटेरियल सेम हो गया। मटेरियल तो सेम पहले भी था, बोले हाँ मटेरियल भी सेम है और क्या सेम है, बोले लेंथ भी सेम है। हम फिर बता रहे हैं वही बात कि अगर जब तक टेम्परेचर नहीं बोलेगा टेम्परेचर सेम मान के चलेंगे। तो फिर फोकस करो, R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए। अब भाई मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रो सेम, लेंथ सेम है। देखना सुनना, फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, R इक्वल क्या हुआ, रो L बाई ए, रो फिक्स और L फिक्स। तो R जो हुआ वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं। अगर हम लेट से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लेते हैं, ये दोनों तो सेम ही होगा, और इसको हम लोग A2 मान लेते हैं, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि A1 ज़्यादा है और A2 क्या है, कम। अब तुम यहाँ ध्यान दो, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये हमेशा वैलिड है क्या, बोले नहीं हमेशा वैलिड नहीं है, ये इस कंडीशन में वैलिड है जब हम लोग मटेरियल सेम ले लिए, लेंथ सेम ले लिए, टेम्परेचर सेम ले लिए, तब ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या मिला हम लोग को कि R जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब R1 लेस देन R2। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से है, क्लियर, इसको अच्छे समझ लो। देखो हम क्या क्या बताया वो फिर से हम रिवाइज करा रहे हैं। पहले हम तुमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया कि R इक्वल रो L बाई होता है, कुछ कुछ पुरानी बातें हम रिवाइज किए। R का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। R इक्वल रो L बाई होता है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर टेम्परेचर डिपेंड किया था। L होता है लेंथ और A क्या होता है, एरिया, ठीक। तो हम लोग रो का यूनिट निकालें, फिर हम तुमको बताएं कि जैसे रो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है वैसे R किस किस पर डिपेंड करेगा। फिर हम तुमको ये सिखाएं कि अगर हम रॉड के करेस्पॉन्डिंग चलें तो दो चीज़ें हैं, जैसे देखो यहाँ पे हम एरिया सेम ले लिए तो देखो लेंथ अलग अलग था, उससे करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का कंपेयर किए। यहाँ पे हम लोग लेंथ सेम ले लिए, एरिया अलग अलग था, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस का कंपेयर किए, ठीक है। ये लॉन्ग शॉर्ट रॉड का केस था और ये थिक और थिन रॉड का केस था कि अगर एक रॉड थिक हो और एक रॉड थिन हो तो कैसे करेंगे, उस तरह का केस था, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो ध्यान देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन पे आते हैं ना, सुनना देखना ध्यान से। मान लो बोला गया है इफ, क्वेश्चन है इफ टू रेजिस्टर ऑफ, हल्का दिख रहा है क्या ये, ऑफ
सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। देखो दो चीजें बोल दी गई हैं, क्या क्या? इफ टू रेजिस्टर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, सेम लेंथ है, ठीक है, ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। अच्छा, अब ज्यादा बेहतर क्या है ना, इसको हम लोग ना सिलेंड्रिकल रेजिस्टर बोल देते हैं, या ऐसे बोल देते हैं, इफ टू सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, दो सिलेंड्रिकल वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है, सेम लेंथ है, उनका रेडियस दे दिया गया है R1 R2, देन फाइंड रेशियो ऑफ नंबर 1। फर्स्ट है किसका रेशियो पता लगाना है, पहले हम लोगों को पता लगाना है रेजिस्टिविटी का रेशियो, सेकंड है रेजिस्टेंस का रेशियो। चलो ऐसा करो, पहले 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो अच्छे से और क्वेश्चन को ढंग से ट्राई कर लो, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ट्राई कर लिए हैं क्या, देखना सुनना ध्यान से भाई, इसके हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहे हैं कि दो सिलेंड्रिकल वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है, सेम लेंथ है, टेम्परेचर चेंज की बात तो कहीं कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा मटेरियल सेम है तो भाई याद करो रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करता था कि नहीं, एक कौन था, एक था मटेरियल और दूसरा था टेम्परेचर। तो अभी हम तुमको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब तक टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे होंगे तब तक हमको ये मान के चलना है कि टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अच्छा इस बार मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, इसका मतलब निश्चित तौर पर जो रेजिस्टिविटी है वो भी सेम हो जाएगा कि नहीं। अगर हम दो वायर्स ले रहे हैं, दो वायर्स कुछ ऐसे R1 और R2 वाले जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 है, और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि सर जैसे रेजिस्टेंस आप बोले थे सिलेंड्रिकल वायर है, यहाँ ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहे हैं। अगर तुमको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो तुम ध्यान से सुनो। जैसे होता क्या है ना कि है ये सिलेंड्रिकल वायर ही ऐसे, ये भी एक सिलेंड्रिकल वायर इस तरीके से है, तो फिर ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा इसलिए बना क्योंकि ये थोड़ा आसान है, बार बार ऐसे नहीं बना सकते, ये स्टैंडर्ड बनाया गया कि रेजिस्टेंस को हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो अगर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस हम लोग देखे बोले हाँ हर जगह देखे, जैसे फैन, एसी, लाइट, बल्ब, कैमरा, माइक, जो भी चीजें हैं ना वो सब एक तरह का रेजिस्टर ही है। लेकिन ऐसे जैसे तुम ऐसे सोचो, अगर मान लो बोले बल्ब, तो बल्ब के करेस्पॉन्डिंग बार बार ऐसे बनाना टफ है, बोले फैन तो फैन के करेस्पॉन्डिंग ऐसे 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 बनाना टफ है, ऐसा कुछ तो ऐसे नहीं बना के स्टैंडर्ड बना लिया गया कि कोई भी रेजिस्टर अगर दिखाना होगा तो ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे डिजाइन बना देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये डिजाइन जो है वो मान लिया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता ही है, क्या जरूरी नहीं है हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही हो, बहुत तरीके के दिखाए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो बनाया गया है R1 R2 या रेजिस्टर दिखाने का वो ऐसे ही कि टेढ़ा मेढ़ा दिखा दो तो वो रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा रेजिस्टिविटी हम लोग को क्या मिल गई है, सेम मिल गई है। इसका मतलब कि अगर रो 1 और रो 2 की बात कर रहे हैं, पहले वाले के लिए 1 मान लिए, दूसरे वाले के लिए 2, तो दोनों तो सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात आता है किसका बताओ, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस का। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल रो L बाई A। देखो अभी हम लोग देखें क्वेश्चन में कि सेम लेंथ तो L सेम, अभी हम लोग पा गए कि रो भी सेम तो रो सेम, तो बेसिकली जो R है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो सिलेंड्रिकल वायर वाली बात तुम्हारे यूज में आएगी, देखो कैसे। अगर हम ये बोले हैं कि भाई सिलेंड्रिकल वायर है, जैसे तुम ऐसा सोचो ये मार्कर ही है, तो ये मार्कर देखो सिलेंड्रिकल दिख रहा है कि नहीं, देखो सिलेंड्रिकल टाइप का। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला पोर्शन ही एरिया का काम करेगा कि नहीं। अब ये पोर्शन एरिया का काम करेगा तो ये सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं, और सर्कल का जो एरिया होता है वो तो पाई R² होता है। इसका मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस के लिए लेके चल रहे हैं, ये तो रेजिस्टिविटी की बात हो गई, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई, तो कांस्टेंट हटा दो तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बताओ, R² के। अब ध्यान देना, देखो तो अगर हम बोल रहे हैं R1 अपॉन R2 इक्वल, देखो रेजिस्टेंस रेडियस का जस्ट उल्टा आएगा कि नहीं। अब देखो यहां से कंफ्यूज मत होना, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ मान लो कंफ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ इसको ना R इसको चेंज कर लेते हैं, चलो इसको लेट से स्मॉल ले लेते हैं,
स्मॉल r2 और इसको ले लेते हैं लेट से स्मॉल r1, ठीक, जैसा मान रहे हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए कैपिटल R की जगह स्मॉल r ले लिए। तो देखो क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो r1 का जो रेडियस होगा वो नीचे, मतलब r1 स्क्वायर नीचे, r2 का रेडियस ऊपर, मतलब r2 स्क्वायर ऊपर, तो इनका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, r2 स्क्वायर इज टू r1 स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है क्या, इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो यही सब है क्वेश्चंस, ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम्स में, तो तुम्हें इसको अच्छे से ख्याल रखना है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ में जितने भी तुम एंट्रेंस वगैरह दे रहे होगी या देना है तुमको, उन सब के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम लोगों से बोला गया, इसको रट लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क कर लो, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान देना। बोल क्या रहे हैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, if resistance of a wire is 20 ohm and it is stretched to double its length, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, कोई एक वायर लिया गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, एंड इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, उसका लेंथ जो है वो स्ट्रेच करके डबल कर दिया जा रहा है, देन फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं इसको, तो बिल्कुल वीडियो रोको और अच्छे से 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। अगर हम लोग बहुत सही से दिमाग लगाए ना, क्या बोल रहे हैं कि जो वायर है वो कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो मान लेते हैं अपने मन से कि भाई वायर है, वायर का लेंथ है L, एरिया है A, रेजिस्टिविटी है रो, और रेजिस्टेंस है R, तो R इक्वल होगा क्या, रो L बाई A, और इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितना बताओ 20 ओम गिवन है, बोले हाँ सर सही है। अब क्या कर रहे हैं ना कि इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, ये 11-12 में भी कई बार तुमको क्वेश्चन मिलेगा, ख्याल रखो, स्ट्रेच बोल रहे हैं ना, स्ट्रेच करके डबल करें। जैसे तुम ऐसे सोचो, मान लो अगर ये मेटल का होता है और हम बहुत भयंकर ताकतवर होते हैं, हम इसको ऐसे खींचते हैं, तो अगर हम इस खींच के इस मेटल का लेंथ बढ़ा देते हैं तो जो वायर है वो पतला हो जाएगा कि नहीं, ये बहुत कॉमन सेंस भी है भाई। अगर किसी वायर को हम लोग ऐसे स्ट्रेच करके डबल कर दें या स्ट्रेच ही कर दे, उसका लेंथ बढ़ जाए, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया थिकनेस है वो कम होता जाएगा, बोले हाँ सर सही बात है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है वो देखो भाई, स्ट्रेच करने के बाद भी जो मटेरियल है वो तो वही है, तो रो तो वही रहा, लेंथ तो जो है वो डबल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है एरिया में कि भाई एरिया नहीं पता है। ये तो कंफर्म पता है कि एरिया कम हो जाएगा, ए डैश कम होगा, ए ज़्यादा रहा होगा, लेकिन कितना ये नहीं पता है। अब अगर वो मिल जाए तो फिर काम हो जाएगा हम लोग का। अब फोकस करते हैं, तुम यहाँ से यहाँ तक जब भी पहुँचे होगे तो एक बात तो कंफर्म है कि मास जो है वो सेम रहा होगा, क्योंकि मास ना तो ऐड किए ना तो हटाए हैं, उसी में मास है वो पूरा, तो मास तो वही है। अच्छा, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी वही है क्योंकि मटेरियल तो चेंज किए नहीं, ऐसा नहीं ना हुआ कैसे कि भाई सोने का था खींचे तो चांदी का हो गया, या लोहे का था खींचे तो कॉपर का हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, मटेरियल तो वही रहेगा, इसका मतलब डेंसिटी वही रहने वाली है, क्योंकि डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा भाई, मास सेम डेंसिटी भी सेम है, इसका मतलब निश्चित तौर पे वॉल्यूम को भी सेम होना पड़ेगा कि नहीं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो तो एरिया इंटू लेंथ होता है, सही है, बोले हाँ सर सही बात है। इसका मतलब ना कि ख्याल रखना कि जब भी कभी भी स्ट्रेच वाला क्वेश्चन आएगा ना, स्ट्रेच, तो उस केस में ना हम लोग वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन का लगा देंगे हमेशा। तो चलो देखते हैं, शुरू में कितना था एल, एल तो एल था, एरिया कितना था, एरिया तो ए था, बाद में एल कितना हो गया, बाद में एल हो गया 2L, और बाद में एरिया कितना हो गया, बोले ए डैश, वही तो पता करना है। तो देखो हम लोग लगा लिए लेंथ इनटू एरिया शुरू का,
और लेंथ इंटू एरिया फाइनल का, ठीक है। तो कई बार बच्चों को याद कर दिया जाता है कि स्ट्रेच के केस में क्या याद रखो, लेंथ इनिशियल एरिया इनिशियल इक्वल लेंथ फाइनल एरिया फाइनल। तो ये भी रट सकते हो कि जब भी स्ट्रेच वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्या, एल इनिशियल ए इनिशियल इक्वल एल फाइनल ए फाइनल, ठीक है। चलो एल इंटू ए इक्वल टू एल इंटू ए डैश, तो एल से एल कैंसिल, तो यहां से ए डैश की वैल्यू ए अपॉन 2 आ गई कि नहीं। तो देखो ये हम लोग को क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। क्लियर हो रही है कहानी? बोले हाँ सर ठीक है। अब हम लोग को नया वाला एरिया मिल चुका है। अब आओ नए वाले रेजिस्टेंस पे, अगर हम आर डैश पर ध्यान दें, आर डैश तो क्या लिखोगे, रो लेंथ कितना है 2l अपॉन एरिया ए डैश की वैल्यू कितनी है a/2। अब ये 2 ऊपर 2 2 जा 4, तो 4 आ गई, ये क्या आ गया रो l/a आया कि नहीं, और रो l/a की वैल्यू तो ऑलरेडी पता थी 20 रख देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ गया 80 ओम आ गया कि नहीं। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 80 ओम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कुछ और तरीका क्या, ऐसे अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आ गया तो दिमाग और भी लगा सकते हैं। देखो कैसे भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सोचो क्या होता है, रो l/a होता है। बोले हाँ सर सही बात है। अब सुनना ध्यान से, जब स्ट्रेच किए मटेरियल बदला नहीं, टेम्परेचर बदला नहीं, तो रो तो सेम। अच्छा सोचो जब स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच किए तो एल बढ़ा कि नहीं, एल बढ़ा। स्ट्रेच किए हैं तो एरिया घटा। अच्छा बताओ पहले एल बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रेच किए होंगे तो वायर पतला हो जाएगा ना, इसका मतलब एरिया घटा होगा, और एरिया घटेगा तो अगेन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं। बोले हाँ सर सही बात है। इसका मतलब कि अगर ऑप्शन में मान लो दिया हुआ है क्या क्या, जैसे 20 ओम है, मान लो क्वेश्चन ऐसे सेम आ गया, पहला ऑप्शन है 20 ओम, दूसरा ऑप्शन है 10 ओम, तीसरा ऑप्शन है 40 ओम, या फिर ऐसे करके मान लो कि एक ऑप्शन घटा हुआ है 40 ओम, क्योंकि तुमको तो अभी एग्जैक्ट आंसर पता है ना, लेकिन हम तुम्हें ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं कि मान लो बोला गया कि भाई कोई चेंज ही नहीं आया। पहला ऑप्शन है 20 ओम, दूसरा ऑप्शन है 10 ओम, तीसरा ऑप्शन है 80 ओम, और फोर्थ ऑप्शन है नन, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि डाटा इनसफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो बोल रहा है वही रहेगा तो गलत, 10 ओम बोला गया घट जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस तो बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन थर्ड बच रहा है कि नहीं, फोर्थ का तो कोई चांस ही नहीं, डाटा इनसफिशिएंट वाली बात है। तो तुम्हें ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे कॉमन सेंस है, ये धीरे धीरे तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। चलो अब हम तुमको एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दे रहे हैं ताकि हम लोग की थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए, ये लग जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं सेम टाइप का, ध्यान से करना, उसको भी याद रख लो कि जब भी स्ट्रेच वाला क्वेश्चन आएगा ना तो याद रखना है तुमको, एरिया इनिशियल लेंथ इनिशियल एरिया फाइनल लेंथ फाइनल लगाओ और सॉल्व कर लो। देखो क्वेश्चन, इफ रेजिस्टेंस of a wire is 4 ohm, if resistance of a wire is 4 ohm and wire is stretched to triple its length, then find new value of resistance, new value of resistance। ठीक है, ये बोला जा रहा है हम लोगों से कि अगर जो वायर उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और उस वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ ट्रिपल कर दिया जा रहा है, तो हम लोगों को नई वैल्यू बतानी है किसके रेजिस्टेंस की। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो, एकदम पिछले जैसा ही है, एकदम वैसा ही है, बन जाएगा एकदम अच्छे से। चलो ट्राई करने के बाद सुनना क्या बोल रहे हैं भाई कि एक रेजिस्टर है, रो एल और ए टाइप्स मान लिए, तो आर क्या लिखेंगे, रो L/A, कितना ओम बताओ 4 ओम। बोले हाँ सर ठीक है। फिर क्या हो रहा है, बोले उस वायर को इलोंगेट कर दिए हैं, इस तरह से इलोंगेट किए हैं कि उसका जो लेंथ है वो अब रो तो वही रहा क्योंकि मटेरियल चेंज हुआ नहीं है, तो रो लेंथ हो गया ट्रिपल, एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, स्ट्रेच वाले केस में अब हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग लिख लेंगे क्या, एरिया इनिशियल लेंथ इनिशियल
एरिया फाइनल, लेंथ फाइनल, तो यहाँ से जो ए डैश की वैल्यू है वो a/3 आ गया कि नहीं, तो देखो ए डैश की वैल्यू आ गई कितनी, a/3। चलो ध्यान देते हैं, अगर हम r डैश लिखें तो क्या आ जाएगा, रो l की वैल्यू, l कितना हो गया है, बोले 3l, तो ये 3l अपॉन ए डैश कितना हो गया है, a/3, तो 3 3 जा 9 रो l/a, और रो l/a की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कितना, 4 ओम, तो 9 4 जा 36, तो ये जो r डैश की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 36 ओम आ जाएगी। ये क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको अच्छे से। चल देखो भाई, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखना सुनना। इफ रेजिस्टेंस, अब ये पूरा नहीं लिख रहा है, ठीक है, इसे छोटा सा लिख देना, समझ जाना, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, if resistance of a wire is 20 ohm and if wire is folded on itself, if resistance of a wire is 20 ohm and if wire is folded on itself, folded on itself का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि मान लो ऐसे कोई वायर है ऐसे, और उस वायर को फोल्ड कर दिया जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर दे रहे हैं, तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये इस तरह से, या फिर ऐसे मान लो ये ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से फोल्ड किया जा रहा है, तो और भी क्या हो सकता था, जैसे मान लो ऐसे है वायर और इस तरह वायर को 3 टाइम्स फोल्ड कर दे रहे हैं, मतलब ऐसे, इधर से भी डबल, इस तरह से मान लो कुछ ऐसे ऐसे, और इधर से भी फोल्ड कर दे रहे हैं कुछ, लेट से इस तरह से मान लो, और ये ऐसे, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं हम लोग इस सेक्शन को, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं वो क्वेश्चन में आगे जाके समझाया जाएगा, तो देखना। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम एंड इफ वायर इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ सच दैट its length become half, इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं कि उसका जो लेंथ पहले रहा होगा उसका हाफ हो गया, ठीक है, लेंथ बिकम हाफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की नई वाली वैल्यू हम लोग को फाइंड करें, ठीक है। दिमाग लगाते हैं, 5 मिनट में पहले वीडियो रोक लो, क्वेश्चन अपने हिसाब से ट्राई कर लो, तो पहले ट्राई कर लिए क्या, अब ट्राई करने के बाद सुनना, देखो सुनो ध्यान से भाई, बोल क्या रहे हैं तुम, अगर ध्यान दिए हो तो जो हम लोग, ये कौन सा सिचुएशन हुआ, ये वो सिचुएशन जो हम पहले फिगर बनाए थे, बाद में तो जो लेंथ था वो 1/3 हो गया होगा कि नहीं। देखो कैसे कि भाई अगर हम लोग मान लेते हैं ऐसे लेंथ लिए, L लेंथ है कुछ भी मान लो, इस तरह से कुछ ऐसे, अब इसको फोल्ड कर रहे हैं इसी पर, तो देखो किस तरह से हो रहा है कि भाई ये रहा वायर ऐसे, थोड़ा पतला बना लेते हैं इसको, ये इस तरीके से हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे। तो तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पिछले वाले का डबल हो गया कि नहीं। अगर पहले क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग A लिख रहे हैं तो बाद में जो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ वो 2A हो गया कि नहीं। पहले लेंथ क्या था, लेट से L, तो बाद में जो लेंथ रहा वो L/2 हो गया कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि इस तरह से वायर को फोल्ड कर रहे हैं कि जो उसका लेंथ है वो पहले वाले का क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। बोले हाँ सर सही बात है, तो बस पहले वाले के करस्पॉन्डिंग चलते हैं भाई। R इक्वल होता क्या है, रो L/A। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें R डैश इक्वल रो, लेंथ की वैल्यू कितनी L/2, और ये जो एरिया है वो कितना हो गया 2A। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाहर, ये पीछे वैल्यू क्या बच रही है, रो L/A बचा कि नहीं। और रो L/A की वैल्यू, इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, वो कितना था बताओ, 20 ओम था कि नहीं। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते कितना, 20 ओम। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू 20/4, मतलब ये कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। तो इस तरीके से नोट करते चलो सब कुछ अच्छे से, ध्यान देना भाई। ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन देखो
पिछली जो तुमको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो वही वाली बात हुई, कौन सी वाली बताओ, लेंथ इनटू एरिया, इनिशियल और फिर लेंथ इनटू एरिया फाइनल। बोले हाँ वैसे से भी आ ही रहा है, देखो अरे शुरू में रखो ना एल ए बाद का l/2, तो एरिया फाइनल जो 2 हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये उस केस से बिल्कुल अलग है, उस केस में से स्ट्रेच कर रहे थे। अब यहाँ वायर है, ऐसे वायर जैसे ऐसे समझ लो कि ये इस तरीके से वायर रहा था और उसको ऐसे फोल्ड करके डबल कर दे रहे हैं, तो देखो एरिया तो डबल हो गया और जो लेंथ था पहले 2l था, अब बाद में l बचा कि नहीं, तो यहाँ पहले l माने तो बाद में कितना लिख लिया l/2, अगर यहाँ 2l लिखते तो बाद में l लिखते कि नहीं, तो भी सेम ही आंसर आता। ठीक है, तो ये एक और तरीके का हो सकता है। अच्छा अगर हम मान लो तुमसे बोले कि सिमिलर क्वेश्चन कराना हुआ हमको, तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम यहाँ लेट से कितना कर देते हैं, यहाँ लेट से मान लेते हैं 90 ओम कर देते हैं। ठीक है 90 ओम, और वायर को इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं उस पर कि जो उसका लेंथ है वो बिकम्स 1/3 हो जा रहा है। ठीक है ऐसे लिख लेते हैं उसको 1/3, कुछ इस तरीके से ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं आई थिंक ऐसा नहीं लिखते हैं, बिकम्स 1/3 शायद ऐसे लिखते हैं। ठीक है जैसे भी लिख रहे हो, हम लोग को तो क्वेश्चन से मतलब है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, चलो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लो एक बार, 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। देखो क्या हो रहा है, बोले इसको फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पहले एल और ए मान लेते हैं, बाद में क्या हो जाएगा, बोले एक और इस पे बना लेते हैं, मान लो इस तरह से ऐसे फोल्ड किए। कैसे फोल्ड करेंगे वो हम तुमको शुरू में भी दिखा देते हैं, एक बार डबल भी करके, और अगर दोनों साइड से फोल्ड करते हैं, ऐसे समझो कि थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दो, थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दो, देखो ये वो वाला सेक्शन बन जाएगा। तो आप देखो जो टोटल एरिया हुआ, टोटल एरिया वो 3a हो जाएगा कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। अब अगर टोटल एरिया 3a हुआ और लेंथ कितना हो गया l/3, तो r की वैल्यू रो l/a के करेस्पॉन्डिंग कितना लिखेंगे, 90 ओम। अब यहाँ देखो l/3 एरिया जो हुआ वो 3a हुआ, रख देंगे अगर तो रो l/a के करेस्पॉन्डिंग चलो तो 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ ये कितना आया 90, 9 से 9 उड़ा देंगे तो ये वैल्यू 10 ओम आ रहा है कि नहीं, तो देखो नया जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो चलो अब ध्यान देते हैं, अब सुनो भाई, रेजिस्टिविटी जो था वो मटेरियल पर डिपेंड करता था, उसके साथ ही साथ हम तुमको ये भी बताए थे कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल का तो मान लो हम लोग को समझ में आता है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा तो रेजिस्टिविटी बदल सकता है। अब बात आती है कि सर टेम्परेचर पे कैसे और क्यों डिपेंड कर रहा है वो समझना। देखो 2 सेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग 2 सेक्शन के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं। एक हम लोग का कौन हो गया, कंडक्टर, और लेट से कोई और एक हम लोग यूज कर लेते हैं, कौन है, सेमी कंडक्टर। ठीक है सुनना देखना ध्यान से भाई, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की बात चलाते हैं हम लोग। अगर हम कंडक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर के अलग अलग केस है, बोले हाँ ये तुमको शुरू में हम सिखा दिए थे। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के साथ न क्या यहाँ पे अलग सिचुएशन चलेगा, बोले हाँ, किसी एक में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, जबकि किसी एक में ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सुनना दिमाग लगाते हैं एक बार, अगर मान लो कि हम कोई मटेरियल ले ऐसे, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड टाइप का, दोनों तरफ ले लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ हम लोग ले लेते हैं सेमी कंडक्टर और इधर हम लोग का कंडक्टर है। ठीक है अच्छा देखो अब फोकस करते हैं भाई, सुनना, अगर मान लो हम तुमसे ये बोले कि जो टेम्परेचर है ना उसको इंक्रीज किया गया, दिमाग लगाना, ऐसा सोचो भाई करंट किसकी वजह से फ्लो करता था, करंट मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से फ्लो कर रहा था कि नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बना लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे भाई। ठीक है जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इनके बीच में आपस में कोलिजन बढ़ जाएगा। तुम सिंपल सोचो, जैसे मान लो एक कमरा है, कोई एक कमरा है छोटा सा क्यूबिकल शेप का, कुछ हम रूम टाइप का बनाते हैं, इस रूम में मान लेते हम छोटी गेंदें रख दिए और आपस में उनको वेलोसिटी दे दी, वैसे से कोलाइड कर रहे हैं। सोचो अगर हम उन बॉल्स की स्पीड बढ़ा दें तो कोलिजन्स जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा कि नहीं। कोलिजन्स अगर बहुत जल्दी होंगे तो आपस में जब टक्कर बढ़ जाएगी तो ज्यादा टक्कर होगा, तो जो नेट करंट है, जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो वो घट जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो समझते हैं एक बार फिर से सुनना,
टेम्परेचर बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टक्कर बढ़ गया, टक्कर बढ़ जाने की वजह से रुकावट बढ़ गया कि नहीं, रुकावट बेसिकली क्या बढ़ गया, रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्चुअली में रुकावट को ही बताता है, तो रुकावट बढ़ गया, रुकावट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट क्या हो गया, घट गया, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे समझ में आ रहा है, तुम देखो हम तुमको इक्वेशन से दिखाते हैं। V इक्वल आई आर, अब देखो करंट क्या हो गया, घटा, तो और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तुम पुरानी बात याद करो, हम तुमको पहले बताते थे कि इस फॉर्मूले पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट था। तुम्हारे दिमाग में भी आ सकता है क्वेश्चन कि सर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बोले नहीं, यहाँ पे ना हम पोटेंशियल को फिक्स कर दिए। अरे अगर पोटेंशियल बदलता तो रेजिस्टेंस फिक्स रहता, तो करंट घटाते तो पोटेंशियल घट जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक बैटरी लिए हुए हैं और उस बैटरी को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए और उस कंडक्टर को उस बैटरी से कनेक्ट किया ऐसे, तो बैटरी का पोटेंशियल नहीं बदल रहे हैं, बैटरी का पोटेंशियल अभी भी वही है। इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ा दे रहे, इसी सेक्शन का टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ाए होंगे तो करंट घट गया, करंट घट गया तो भाई V इक्वल आई आर से करंट का घटना किसी चीज से तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर करंट घटा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पोटेंशियल घटा दो, ऐसा तो हो नहीं रहा क्योंकि बैटरी हम चेंज नहीं किए। तो अगर करंट घटा, इसको फिक्स रखने के लिए हमको इस टर्म को बढ़ाना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये बोल देंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात ख्याल रखना कि अगर V भी बदलता ना तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता, तो जितना करंट घटता उतना ही पोटेंशियल घट जाता और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता। ये सब हम बात ओम्स लॉ के टाइम पे किए थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगी क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल नहीं चेंज किए, तो भाई अगर एक टर्म घटाए हो और हमको दो चीज के मल्टीप्लाई से मिलने वाली क्वांटिटी फिक्स चाहिए, तो अगर कोई एक नंबर घटता है तो दूसरे नंबर को बढ़ाना पड़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग को ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रुकावट बढ़ेगा। रुकावट क्यों बढ़ा है, रुकावट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। ये बात समझ में आ रही है, कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रुकावट बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है किसकी, सेमीकंडक्टर की। यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ाएंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या यहाँ रुकावट नहीं बढ़ी, बोली बढ़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ और भी दौड़ता है, अभी इसका नाम नहीं ले रहे हैं, ये तुमको 11th-12th में नाम लिया जाएगा। तो वो सब दौड़ रहे होते, सब दौड़ रहे होते, ठीक है। तो अभी तो दौड़ रहे हैं भाई, अगर वो दौड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्या कोलिजन नहीं बढ़ेगा, क्या, बोली बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ गया। लेकिन होता क्या है ना कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे मान लो ये है, मान लो इसमें कि 50 लाख एटम है, ठीक है। इसमें से मान लो 20 लाख एटम के इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितने के फ्री हैं बताओ, 20 लाख एटम के। कितने एटम थे, 50 लाख। जब हम करंट फ्लो कराएं, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो जो 20 लाख फ्री थे इलेक्ट्रॉन वो आपस में टकराना शुरू हो गए, तेजी से जल्दी टकरा रहे हैं अब। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया ना कि वो जो 30 लाख एटम के इलेक्ट्रॉन थे, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनमें से के कुछ इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गए। तो कोलिजन तो बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ फ्री करंट कैरियर, जो करंट को लेके चल रहे होंगे करंट कैरियर, वो इंक्रीज हो जाते हैं। उनके इंक्रीज होने से क्या होता है ना कि करंट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं क्या कि उसको कनेक्ट किए हुए एक बैटरी से, बोले हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ किया कि बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, तो क्या बैटरी का पोटेंशियल फिक्स है, बोले हाँ, जैसे कंडक्टर में फिक्स था, बोले हाँ, ये कंडक्टर में भी फिक्स था, यहाँ पे भी फिक्स कर दिए। तो V इक्वल आई आर से सोचना शुरू करो, तो भाई ये टर्म फिक्स रखना है, करंट को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो ये टर्म फिक्स रखना है। तो अगर मल्टीप्लाई होने वाली एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वो क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर से समझो सभी बात को, क्या क्या हुआ था वो कंक्लूड कर रहे हैं, एक बार सुनना। कंडक्टर के केस में क्या हुआ, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाए तो रुकावट बढ़ा। रुकावट क्यों बढ़ा, रुकावट इसलिए बढ़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ गया। जब रुकावट बढ़ गया तो करंट घट गया। फिर हम लोग क्या लगाए थे, फिर हम लोग ओम्स लॉ लगाए, V इक्वल आई आर। करंट घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तुम्हारे लिए हम पुरानी बात सिखाएं कि ओम्स लॉ में तो R कांस्टेंट आया था, तो वो तब आया था जब पोटेंशियल भी बदल रहा था, करंट भी बदल रहा था। यहाँ हम बैटरी का पोटेंशियल फिक्स रखे हैं, तो भाई करंट घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। फिर सेमीकंडक्टर में हम बताएं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे भी कोलिजन्स जो है उनका नंबर इंक्रीज किया है।
नंबर ऑफ फ्री करंट कैरियर बढ़ जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। यहाँ नंबर ऑफ फ्री करंट कैरियर बढ़ जाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात है कि भाई पोटेंशियल तो फिक्स है, पोटेंशियल फिक्स है, करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कंक्लूजन वाली क्या बात है, कंक्लूजन वाली बात ये है कि यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। बस मेन सीखने वाली जो बात है वो यही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक। और अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो लगे हाथ बात कर लेते हैं किसकी, ग्राफ की। देखो सुनना, अगर हम लेके चल रहे हैं मान लो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, ठीक है, इनका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के करेस्पॉन्डिंग चले तो इसका जो ग्राफ होगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर इनका ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब इसी तरीके का सिमिलर ग्राफ ना रो और टेम्परेचर के बीच में भी आएगा, यहाँ पे भी रो और टेम्परेचर के बीच में, क्लियर। नोट कर लो इसको अच्छे से। देखो जैसे अगर मान लेते हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मान लो कभी तुमसे ये बोला गया कि हमको कोई कंडक्टर दे दिया गया, कुछ भी कोई कंडक्टर दिया गया किसी भी मटेरियल का, और हम लोगों से बोला गया कि बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है कि अगर तुमको मान लो यही है, कोई मटेरियल का बना हुआ है, हम बोले ये लो वायर, जाओ और इसका रेजिस्टेंस पता लगाओ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पता लगाना है। अब क्वेश्चन कैसे पता लगाया जाए, तो बोले बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, बोले कोई बैटरी लेके आएंगे, उस बैटरी से उस कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे, कंडक्टर को कनेक्ट कर दिए। बोले सर ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, अब बोले एकदम सिंपल बात है भाई, उस बैटरी का पोटेंशियल पता होगा क्योंकि उस बैटरी पर लिखा ही होगा। अब बोले सर नहीं लिखा होगा, तब नहीं लिखा होगा तो तुमको तो हम वोल्टमीटर यूज करना सिखाए ही थे, यहाँ लगा लो। इसे करेस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिल जाएगा, इस कंडक्टर पे कितना पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। बोले हाँ सर सही बात है। यहाँ क्या लगा लो, यहाँ लगा लेंगे हम लोग एमीटर, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है। फिर क्या लगा लेंगे, बोले ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा लेंगे। V इक्वल क्या होता है, IR होता है। V पता है, बोले हाँ सर पता है। करंट पता है, हाँ पता है। ये किससे पता है, तो बोले ये वैल्यू तो हम लोगों को वोल्टमीटर से पता है। और ये वैल्यू कैसे पता है, बोले ये वैल्यू तो एमीटर से पता है। तो ये वोल्टमीटर से पता है, ये एमीटर से पता है। तो R की वैल्यू V/I से कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से बताओ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मान लो तुमको ये ख्याल रखना, जैसे कभी कभी प्रैक्टिकल करने को अगर मिल गया कि भाई ये लो वायर, जो इसका रेजिस्टेंस पता लगाओ, तो एक बैटरी लेंगे, कनेक्टिंग वायर से उस कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे, वोल्टमीटर और एमीटर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और वहां से यहाँ से क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। V/I कर देंगे, क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलो अब देखो एक और इस तरीके की प्रॉब्लम बोली जा सकती है, चलो उस पर ध्यान देते हैं। चलो अब देखो, मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया ऐसे सिमिलर तरीके का कि एक बड़ा सा हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, और बोला गया कि चलो भाई, बड़ा सा छोटा सा चाहे जैसा भी, हम लोगों से बोला गया कि चलो जाओ भाई इसका क्या पता लगाओ, रेजिस्टिविटी पता लगाओ। अब रेजिस्टेंस पता लगाना तो आसान था क्योंकि V/IR लगा देते। अब ये कैसे पता लगाए, तो बोले देखो इस पे ना दिमाग लगाना, तुम ध्यान से सुनो, देखो कैसे करेंगे। बोले सिंपल तरीका है कि जो ये वायर है, जो भी ये तुम सिस्टम लिए हो, जो भी ये रॉड टाइप की चीज है, इससे ना एक छोटा सा पोर्शन कट करो। बोले कितना छोटा, बोले इतना छोटा कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, और जो लेंथ हो वो कितना हो, 1 मीटर हो। एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो। बोले हाँ सर ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, बोले अब अगर ये 1 मीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर है ना, तो इससे फायदा ये मिल जाएगा
कि अब हम लोग को इसका रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं कि नहीं। पहले इसका रेजिस्टेंस पता लगाना आसान है, कैसे बोले भाई कि बैटरी से कनेक्ट करो, वोल्ट मीटर लगाओ, मीटर लगाओ, रेजिस्टेंस पता लगा लो। बोले हाँ, तो बोले इस छोटे से सेक्शन को कट करके बाहर निकाल लो। बोले उस छोटे से सेक्शन को कट करके बाहर निकाल लिए। कौन सा सेक्शन है ये, जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 1 मीटर, क्योंकि जो इसका होगा वही उस पूरे बड़े वाले का होगा, क्योंकि रो तो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। बोले हाँ सर, इसका रेजिस्टेंस पता था कि नहीं। बोले हाँ पता है, कैसे, वो V = I R पिछले वाले तरीके से पता लगा लेंगे। अब R = होता क्या है, रो L बाई ए। L कितना ले लिया हम लोग इसका बताओ 1 मीटर, A कितना ले लिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टिविटी हो जाएगा कि नहीं। तो बोले हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी सेक्शन तुमको बड़ा सा मिले, उस सेक्शन का लेंथ 1 मीटर स्क्वायर वाला वायर कट कर लो, उसको बैटरी से कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस पता लगा लो, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि L और A दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है, ख्याल रखना, ये दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि इसका यूनिट तो ओम है और इसका यूनिट तो क्या था ओम मीटर था। ठीक है, चलो यहाँ तक बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। क्लियर, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।